हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए संविधान के पार्ट 10 की। दोस्तों, इस सीरीज में हम टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करते हैं और जहां हम सभी वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इस सीरीज में जो कि रेलवे की पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। और यहाँ मैं आपको 25 क्वेश्चन के साथ इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल डिटेल भी कवर कराता हूँ, यानी कि आपके 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं एक ही वीडियो में। और यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता हो तथा न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो ये आया दोस्तों 28 जनवरी 1950 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको बुकों में कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट में, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? 28 जनवरी 1950 को। देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है, जिसमें वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो देखिए, इनकी उम्र है 65 साल। ठीक है, कितनी? 65 साल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? 65 साल। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में ही 4 बार पूछा गया। ये देख लीजिए, आप लिखा हुआ है सामने। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। इसको भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 124। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 34 हो गए। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की सीमा 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए, सामने आपकी डिस्क्रिप्शन मैंने अभी पढ़ी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 65 वर्ष। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? तो देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन है और इसी में आंसर आपका छुपा हुआ है। तो लगाइए आंसर, वीडियो को रोककर आप लगा सकते हैं। अब 2 ही तो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। भारत के वे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969 और उपराष्ट्रपति के रूप में 1989 से 1984 के बीच इन्होंने सेवा करने का मौका मिला इन्हें। ठीक है, इनका नाम है न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। हीरा लाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी। ठीक है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी। देखिए, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश की थी। ठीक है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी और उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? एम फातिमा बीवी। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है?
तो राइट आंसर है कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन डी कोलकाता उच्च न्यायालय भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर आपको अभिकथन दिए हुए हैं ए और आर। अब इसको पढ़ना है आपको ध्यान से, ठीक है, फिर इसका हम आंसर लगाएंगे। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं, फिर आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। देखिए, पहला अभिकथन है ए, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ठीक है, और कारण है आर, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है ना, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार ना चलने वालों को दंडित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहां भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और कितने अन्य न्यायाधीशों की संख्या होगी, यानी कि हमको अन्य न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 30। ठीक है, चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों, यहाँ क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज जरूर होंगे। ठीक है, देखिए मैं आपसे ठीक से इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाता हूँ। देखिए, अभी तो आंसर इसका 30 है। देखिए ध्यान से देखिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायाधीशों की संख्या की बात कर रहा है। संशोधन विधेयक 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 25 से बढ़ाकर कितनी की गई? 30। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ सही है 30। लेकिन याद रखिएगा वर्तमान की स्थिति, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित। ठीक है ना, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है, यानी कि कह रहा है किसको ये अधिकार है जो इसका स्थानांतरण कर सकता है, किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। तो राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। देखिए, राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, इस बात को याद रखिएगा। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां इसी में निहित होती हैं। सरकार का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन करता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानसभाओं की विधायी अतिरेक की जांच किसके जरिए की जाती है? तो दोस्तों इसका नाम है न्याय की समीक्षा। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच न्याय की समीक्षा के जरिए की जाती है। देखिए, संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच न्याय की समीक्षा के जरिए की जाती है। न्याय की पुनर्वलोकन अथवा न्याय की समीक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त हो। यह न्यायालयों को अधिकार देता है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधायी अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं तो वे उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। अब ध्यान रखिएगा, न्याय की समीक्षा जिसको हम न्याय की पुनर्वलोकन भी कहते हैं, इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 2019 का ये क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, यानी कि सुनील अरोड़ा थे 2019 में। लेकिन यदि हम वर्तमान की बात करें तो दोस्तों भारत में वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं आपके सुशील चंद्रा। क्या नाम है इनका? सुशील चंद्रा। ये 24वें हैं। ठीक है ना, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनका नाम है सुशील चंद्रा। अब ध्यान रखिएगा, देखिए 2019 में थे सुनील अरोड़ा,
इसके बाद बन गए अब आपके कौन, सुशील चंद्रा। अब आने वाले समय में ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, इनको ध्यान से देखकर जाइएगा एग्जाम में। और एग्जाम से पहले मैं एक आपको इस प्रकार का वीडियो जरूर बना के दूंगा जिसमें कि संवैधानिक पदाधिकारी हों, न्यायिकी प्रमुख हों, संसदीय प्रमुख हों और निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, इन सब का मैं एक नया वीडियो आपको एग्जाम से पहले जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखकर जरूर जाइएगा। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन भी दी है, जरा इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से पढ़िए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो, ठीक है, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ सही है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, इसलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर का राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में कब, किस दिन को 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, ठीक है ना। और 25 जनवरी को ये 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। अब ये क्वेश्चन कब का है, 2008 का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिखा है 25 जनवरी 2019 को 8वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया, 8वां। तो 2020 में कौन सा होगा, 9वां, और 2021 में कौन सा, 2020 में 9वां और 2021 में कौन सा, 10वां। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहाँ विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये एक ही जगह लिखा है कि बस आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है रेलवे में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है, तो सही आंसर है इसका केरल, ठीक है ना। सन याद रखिएगा, 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। देखिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे हम ईवीएम के नाम से ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना, ईवीएम जब भी सुनेंगे आप ईवीएम, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहली बार 1982 में केरल में राज्य में इसका प्रयोग हुआ। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा ही संपन्न होता है। नेक्स्ट है, किसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो सही आंसर इसका उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, राष्ट्रपति के भी और उपराष्ट्रपति के भी। जबकि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो इनका नाम था दोस्तों सुकुमार सेन, ठीक है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन। और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो, ठीक है। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आपको अभी बताया था, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे। देखिए यहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि हम सर 1951 लगाएं या फिर 52 लगाएं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये 1951 है, कैसे है देखिए समझिए। अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 तक चला। तो एग्जाम में या तो 52 आएगा आपके या तो 51 आएगा, ठीक है। दोनों कैसे दे सकता है, ठीक है ना।
1951 अक्टूबर में शुरू हुए थे और फरवरी 1952 तक 5 महीनों तक चले थे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस समय को याद रखिएगा, अक्टूबर 1951 फरवरी से फरवरी 1952 तक। बहुत बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1952, तो हम लगाएंगे ऑप्शन सी 1952 आपका सही आंसर रहेगा। और यदि 52 नहीं देगा तो फिर क्या देगा 1951 यानी कि 1951। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक 5 महीनों की अवधि तक संपन्न हुआ था। उस समय लोकसभा में 489 सीटें थीं और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपके, सुकुमार सेन। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑप्शन कट रहे हैं, मैं आपको ऑप्शन यहाँ पढ़ा दूंगा अभी और क्वेश्चन भी पढ़ा दूंगा दोबारा। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं मैं, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो राइट आंसर है इसका पंचायत चुनाव। ठीक है, पंचायत चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, पंचायत चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, जो कि राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से एक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों के निर्वाचन के लिए प्रावधान है। पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जिम्मेदार है, ना कि केंद्रीय चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मत अधिकार के संबंध में गलत है। तो आप इसके ऑप्शन पढ़ के आंसर लगा सकते हैं फिलहाल वीडियो को रोककर, ठीक है। अभी मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसिक रूप से विक्षेपित व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, ठीक है, ये गलत है। बाकी सब सही है दोस्तों। 18 वर्ष से ऊपर का आयु का नागरिक मत दे सकता है। केवल मतदाता सूची में अधिसूचित व्यक्ति मत देने का अधिकार रखते हैं। मताधिकार के संबंध में कोई लिंग संबंधी भेदभाव नहीं बरता जाता है, ये सभी सही है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 से 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक जो कि 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो को मतदान सूची में शामिल हो, ठीक है ना, तथा पागल या अपराधी ना हो को मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है, संसद के दोनों सदन, ठीक है, मिलकर, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत पारित यहाँ पर होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन पे अभी हमने अच्छी खासी मैंने आपको समझाया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। 51-52 साथ में आता है, अलग अलग नहीं आता, क्योंकि अक्टूबर 1951 में शुरू हुए, फरवरी 1952 में ये समाप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था, 1951 से 1952 के बीच। देखिए लिखा भी है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी में संपन्न हुए। इस आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 17-32-12-343 थी। इस चुनाव के समय सुकुमार सेन को भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ है ऑप्शन सी, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है।
CEC का फुल फॉर्म क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। CEC का अर्थ क्या है? याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए यहाँ पर और पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। CEC का अर्थ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त हिंदी में। भारतीय चुनाव आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य का चुनाव कराना होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में देखिए, फिर से वर्तमान में पुराने दिए हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, और राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव, ठीक है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्र, जो कि 24 में हैं। और उप चुनाव आयुक्त, इनके नाम याद रखिएगा, उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा आने वाले समय में ये चेंज भी होते रहेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर है 1950, ठीक है दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950 में। देखिए योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसका गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। यह एक सलाहकारी निकाय भी थी। इससे पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू व उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। याद रखिएगा, अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है। डेट याद रखिएगा 1 जनवरी। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।